हे गाइस, जब हम लोगों ने एनपीएस का एक वीडियो लेके आया था तब हमने आपको बताया था कि एनपीएस क्योंकि नई स्कीम है इसे लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन उठ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपके लिए एनपीएस और ईपीएफ के बीच में कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो ये पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड स्कीम है क्या। तो जो सबसे पहला डिफरेंस दोनों स्कीम्स के बीच में है वो आपको उनके नाम से ही पता चल जाएगा। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब साफ है ये एक पेंशन स्कीम है। दूसरी ओर अगर हम ईपीएफ की बात करें तो ईपीएफ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये एक प्रोविडेंट फंड स्कीम है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पेंशन स्कीम में आप एक स्पेसिफिक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो यही पैसा आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसमें एक कैच है, ये आपको हर महीने या हर क्वार्टर इन द फॉर्म ऑफ पेंशन मिलेगा। वहीं अगर प्रोविडेंट फंड स्कीम की बात करें, प्रोविडेंट फंड स्कीम में भी आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं यहाँ पर ये जो पैसा आपको मिलेगा वो पेंशन के फॉर्म में ना मिलके एक लमसम अमाउंट इकट्ठा मिल जाएगा और विद इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन के बारे में। एनपीएस शुरू में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन 2009 में सरकार ने इसे हर इंडियन सिटीज़न इंक्लूडिंग एनआरआईज के लिए ओपन कर दिया। तो अगर आप 18 से 65 साल के बीच में हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम ईपीएफ की बात करें तो ये स्कीम मैंडेटरी है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह 15 से ज़्यादा है तो ये स्कीम आप वॉलंटरी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक नुकसान होगा, अगर आप इस स्कीम के लिए ऑप्ट आउट करते हैं तो आपकी कंपनी आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगी, वो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अब बात करते हैं कौन सी स्कीम आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है। अगर हम एनपीएस की बात करें तो इस स्कीम का पैसा वेरियस मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। ये सिक्योरिटीज़ कौन सी हैं? पहला आता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा इक्विटीज़, तीसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और चौथा एंड फाइनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इन चारों की रिस्क एपेटाइट यानी कि रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग है। तो ये चारों सिक्योरिटीज़ अलग अलग रिस्क कैटेगरी में आती है। पहली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ये वेरी हाई रिस्क में आता है क्योंकि ये आरईआईटीज़ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती हैं। दूसरा इक्विटीज़, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इसमें ये हाई रिस्क में आता है। तीसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये आप मॉडरेट रिस्क में समझ लीजिए। और चौथा एंड फाइनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये क्योंकि गवर्नमेंट लॉन्च करती है इसलिए ये लो रिस्क कैटेगरी में आती है। वहीं अगर हम ईपीएफ की बात करें तो यहाँ पे ईपीएफओ जो कि ईपीएफ की गवर्निंग बॉडी है, वो आपका कंट्रीब्यूट किया हुआ पैसे का 85% डेट सिक्योरिटीज़ में डालती है एंड बाकी बचा हुआ 15% इक्विटीज़ में डालती है। अब बात करते हैं किस स्कीम में कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने हमारा एनपीएस का ये वाला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा ये तो जाइए ज़रूर देखे आइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है, फ़ायदा मिलेगा, जाइए देख के आइए। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, पहला टायर 1, दूसरा टायर 2। तो टायर 1 अकाउंट एक कंपलसरी अकाउंट है जिसे ओपन करते समय आपको 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे एंड इसी को आपको कंटिन्यू रखने के लिए हर साल आपको 1000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। वहीं टायर 2 अकाउंट एक नॉन कंपलसरी अकाउंट है, इसे ओपन करते समय आपको 250 रुपये जमा करने पड़ेंगे, लेकिन इसको चालू रखने के लिए आपको कोई कंपलसरी अमाउंट देना ज़रूरी नहीं है। वहीं अगर हम ईपीएफ की बात करें तो ईपीएफ में आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी का 12% यानी कि आपकी सैलरी का बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस का 12% ईपीएफ में जाएगा। इसके अलावा आपकी कंपनी या आपकी एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा 12% जमा करेंगे जो कि आपकी इन हैंड सैलरी से अलग होगा। अब बात करते हैं मुनाफे के ऊपर, यानी कि कौन सी स्कीम आपको कैसा रिटर्न देगी उसके ऊपर। अगर हम एनपीएस की बात करें, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड है, मार्केट की अलग अलग सिक्योरिटी में ये स्कीम इन्वेस्ट करती है, इसलिए इसका इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो 10% से 14% पे होगा और ये वेरी करता रहेगा। वहीं ईपीएफ में गवर्नमेंट आपको एक फिक्स परसेंटेज अलाउट करती है जो कि 8.1% है। इस साल गवर्नमेंट ने मार्केट को देखते हुए ये परसेंटेज 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया था।
अब बात करते हैं मैच्योर्ड सम के बारे में, यानी कि कौन सी स्कीम आपको आपका पैसा किस तरह से देगी उसके बारे में। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हम दो प्यारे बंधु ले लेते हैं, एक रवि और दूसरा कवि। रवि ने एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट किया है और वहीं कवि ने ईपीएफ में इन्वेस्ट किया है। एक बात आप ध्यान रखिए, दोनों स्कीम की मैच्योरिटी एज यानी कि जिस एज पे आपको पैसा मिलेगा वो सेम है, यानी कि 60 साल। तो मान लेते हैं रवि और कवि के दोनों के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए मैच्योरिटी के टाइम पे जमा है। रवि ने क्योंकि एनपीएस में इन्वेस्ट किया था तो 60 साल की उम्र होने पे वो चाहे तो अपने मैच्योर्ड अमाउंट यानी कि 10 लाख का 60% ऑफ हिस्सा वो निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी बचा हुआ 40% उनको एक एन्युटी खरीदनी पड़ेगी जिससे उनको पेंशन मिलेगी और ये कंपलसरी है। वहीं कवि जो कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और उनने अपना सारा अमाउंट ईपीएफ में डाल रखा है, तो अगर वो 58 ईयर्स के हो जाते हैं या 60 ईयर्स के हो जाते हैं, दोनों ही केसेस में वो अपना पूरा मैच्योर्ड अमाउंट निकाल सकते हैं और लमसम निकाल सकते हैं। लेकिन ईपीएफओ आपको एक सुविधा देती है, अगर कभी चाहें और उनकी एज 54 ईयर्स है तो अपनी 54 ईयर्स पे वो अपने अमाउंट का 90% ऑफ हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी बचा हुआ 10% उन्हें अपने रिटायरमेंट एज यानी कि 60 ईयर्स पे ही मिलेगा। दोनों ही स्कीम आपको पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा देती है। एनपीएस स्कीम में आप एज ए सब्सक्राइबर या तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि पीओपी में एनपीएस का पार्शियल विड्रॉल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही आप एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पहली कंडीशन, एनपीएस में आपको लगातार 3 साल तक एक्टिव रहना ज़रूरी है एंड उसके बाद ही आप एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल का आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ये पार्शियल विड्रॉल आप पूरे एनपीएस के स्पैन में सिर्फ 25% ही कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि आपको आपके एनपीएस के पूरे टेन्योर में सिर्फ 3 बार पार्शियल विड्रॉल करने की सुविधा उपलब्ध है, और एक बार आप ध्यान रखिए कि किन्हीं 2 लगातार पार्शियल विड्रॉल के बीच में 5 साल का मिनिमम अंतराल होना आवश्यक है। पीएफआरडी यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एनपीएस की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो आपको यानी एक एनपीएस सब्सक्राइबर को कुछ शर्तों पे ही पार्शियल विड्रॉल करने की इजाज़त देती है। वो इस प्रकार है, जैसे कि आपके चिल्ड्रन की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आपकी चाइल्ड की मैरिज या फिर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाना, ऐसी कुछ शर्तों पे ही एनपीएस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ईपीएफ में भी ईपीएफओ आपको पार्शियल विड्रॉल करने की सुविधा देते हैं। वो जो कंडीशंस होती हैं वो भी लगभग सेम ही होती है जैसे हमने एनपीएस में देखी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, हायर एजुकेशन या फिर घर में कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या फिर आपका अनएम्प्लॉयड हो जाना। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में अगर आप 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो ईपीएफओ आपको ये सुविधा देती है कि आप अपने ईपीएफ फंड का 75% हिस्सा विड्रॉ कर सकते हैं। यहीं अगर आप 2 महीने से ज़्यादा के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो आप अपना ईपीएफ फंड का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको ईपीएफ और एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल के केस में पूरा डिटेल ब्रेकअप चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख ही रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी यानी कि पैसा बचाने के ऊपर। दोनों ही स्कीम आपको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करती है। अगर हम एनपीएस की बात करें तो जब आपका अमाउंट यानी कि जब रवि का अमाउंट मैच्योर्ड होगा तो उनका पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा, लेकिन जो 40% से उनने एक एन्युटी खरीदी है उससे जो पेंशन मिलेगी वो टैक्स फ्री नहीं होगी। वहीं जो कवि हैं जिनने अपना पैसा ईपीएफ में लगा रखा है उनका सारा अमाउंट इंटरेस्ट से लेकर लमसम अमाउंट सारा टैक्स फ्री होगा। अब बात करते हैं कौन सी स्कीम में आप कितना टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों ही स्कीम यहाँ पे एनपीएस एंड ईपीएफ आपको टैक्स क्लेम करने की सुविधा देती है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो रवि जिनने एनपीएस में इन्वेस्ट किया था वो 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, एंड कवि जिनने ईपीएफ में इन्वेस्ट किया था वो भी 80CD के अंदर 1.5 लाख का टैक्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रवि को एक फ़ायदा है, एनपीएस रवि को एक और सुविधा देती है। रवि 1.5 लाख के अलावा
एक्स्ट्रा 50,000 ATCC D2 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्कीम में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है। तो अगर हम NPS के ऊपर देखें तो NPS की हमने जैसे बताया कि ये मार्केट से लिंक्ड है, इसलिए इसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप 4 दी हुई सिक्योरिटीज़ में किस पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं अगर हम EPF की बात करें, क्योंकि EPF गवर्नमेंट बैक करती है, इसलिए गवर्नमेंट आपको रिस्क फ्री रिटर्न यानी कि 8.1% गारंटी रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको टैक्स से रिलेटेड ज़्यादा चिंता नहीं है एंड आप थोड़ा रिस्क पैसों से लेकर खासकर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और तो और आप मैच्योरिटी के टाइम पे 60% लमसम अमाउंट से सेटिस्फाइड हैं, तो NPS आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप रिस्क लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं और आपको गारंटीड और सेफर रिटर्न चाहिए, तो EPF आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको NPS और EPF में कौन सी स्कीम ज़्यादा पसंद आई है और कौन सी स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके इस वीडियो को शेयर करने से काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। और हाँ, अगर आप शेयर कर ही रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आगे ज़रूर लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, टेक केयर।